So hello guys, welcome to Pulse IS. Today we will do basic structure of the constitution, right? So basic structure of the constitution, basic structure of the constitution है क्या? ये कहीं पर लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर, किसी चैप्टर में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कहीं पर लिखा है, किसी बुक में लिखा है, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं किसी पार्ट में लिखा है? नो, बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, राइट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का वर्ड ही नहीं है, ठीक है? तो फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली इसको जानने के लिए पहले हमें आर्टिकल 368 जानना पड़ेगा कि ये क्या है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट को डील करता है, अमेंडमेंट प्रोसेस को डील करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से अमेंड हो सकता है, अमेंड यानी चेंज हो सकता है, इससे रिलेट करता है आर्टिकल 368, ठीक है? अब आर्टिकल 368 और बेसिक स्ट्रक्चर दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। तो इसी चीज़ को पहले हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है हमने लिखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने लिखा तो उसको अमेंड करने की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू सर्कमस्टांसिस आते हैं, न्यू सिचुएशंस आती हैं, और उस तरह उस हिसाब से कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नेंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी चेंजेस लानी आवश्यक हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आर्टिकल 368 हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है, अलग से चैप्टर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट को डील करता है, राइट? अब आर्टिकल 368 कह क्या रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं, यहीं से फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात निकल के सामने आएगी। आर्टिकल 368 क्या कह रहा है? आर्टिकल 368 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आर्टिकल है ये, आर्टिकल 368। ये कहता है पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज its constituent power, constituent यानी amending power for addition, variation और repeal। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये कह रहा है आर्टिकल 368 कह रहा है पार्लियामेंट, ठीक है, कौन? पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी कि पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज करेगी। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता कौन है? पार्लियामेंट करती है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट अमेंड नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट अमेंड करती है। क्यों? क्योंकि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, ठीक है? इसकी पावर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी ने खुद ही पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को दी है, यानी कि पार्लियामेंट को दी है। तो एक देख लेते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता कौन है? पार्लियामेंट, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन कर रहा है? पार्लियामेंट, ठीक है? तो आर्टिकल 368 क्या बोलता है? वो ये बोल रहा है पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यानी अमेंडिंग पावर, फॉर एडिशन कुछ ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में, वेरिएशन कुछ चेंज करना, और रिपील यानी कि कुछ डिलीट करना। एनी प्रोविजन, एनी, यहां पर एनी वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एनी यानी कोई भी प्रोविजन हम ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैं दोबारा से बोल देता हूं, आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है जिसके अंदर, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स constituent power
फॉर एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन के ऊपर ध्यान दें, कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो प्रोसीजर लेड डाउन है उसके द्वारा आर्टिकल 368 जो है वो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कुछ भी ऐड करना, डिलीट करना या चेंज करना, एनी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। बेसिकली ये आर्टिकल 368 ये कह रहा है, दोबारा से बोल देते क्या कह रहा है, आर्टिकल 368 ये कह रहा है कि पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की। पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की। ठीक है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहां तक बिल्कुल सही है, सिंपल है। आर्टिकल 368 कह रहा है कि पार्लियामेंट को यह पावर है कि कोई भी प्रोविजन हो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंड करने की। लेकिन यहां प्रॉब्लम यहां से कहां से स्टार्ट होती है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है पार्ट 3 के अंदर है और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि आर्टिकल 368 कैन नॉट टच आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यानी कि आर्टिकल 368 जो है ये फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकता है। तो एक तरफ जो आर्टिकल 368 में एनी का वर्ड लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन को ये चेंज कर सकता है, एनी प्रोविजन, लेकिन आर्टिकल 13 कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते। तो कन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दो प्रोविजंस में ही कन्फ्लिक्ट है। अब इस कन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करेगा? जब ऐसा कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। ठीक है, जब अमेंडमेंट कुछ होती है तो कोई गड़बड़ अगर किसी को लगती है, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कुछ गड़बड़ लगती है कि ये अमेंडमेंट सही नहीं हुई, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने ऐसी की है कि इससे कुछ गलत नज़र आ रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस करता है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी जजमेंट देती है और फिर उस अमेंडमेंट के ऊपर अपना कमेंट देती है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो अब हुआ ये, हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक ये देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया। आज बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन क्या कह रही है उसको समझने के लिए मैंने बोला कि हमें पहले आर्टिकल 368 को समझना पड़ेगा। आर्टिकल 368 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 368 सिंपली बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, किसी भी प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाय द पार्लियामेंट। जब ये कह रहा है कि किसी भी प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, लेकिन आर्टिकल 13 जो है वो ये बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता बाय आर्टिकल 368। फंडामेंटल राइट जो हैं उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो कन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब ये कन्फ्लिक्ट के नतीजे देखिए क्या हुए। हुआ ये कि नेहरू गवर्नमेंट जब थी हमारे देश में 1951 में, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई 1951 में, राइट। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाई गई वो थी राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट लाई गई। अब लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स तो अमेंड हो ही नहीं सकते, तो फिर आप राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 तो फंडामेंटल राइट है, आप उसको क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि आर्टिकल 13 खुद ही बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो हुआ ये कि
ये जो चीज़ थी, ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद केस। तो ये बड़ा मशहूर केस है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। तो ये केस जो था वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया, राइट। तो शंकरी प्रसाद जो केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये अब अभी हम देखते हैं। शंकरी प्रसाद केस वर्सेस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, राइट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया, अच्छे से एग्जामिन किया और ये कहा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वैलिड, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का साथ दिया और ये बोल दिया कि नेहरू जी ने जो किया, जो अमेंडमेंट लाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो सही है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंड हो सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 13 में जो चीज़ लिखी हुई है वो गलत है। तो इसने आर्टिकल 368 को सही कहा, आर्टिकल 13 को गलत कहा। किसने, शंकरी प्रसाद केस में जो जजेस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड कहा, राइट, वैलिड कहा। और इस वैलिड कहने का ये मतलब हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही थी फर्स्ट वाली, और फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, ठीक है। तो इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई जो कि थी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 में, ठीक है। तो ये 1964 में जो थी 17वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, इसने भी राइट टू प्रॉपर्टी को टच किया, कुछ चेंजेस लाई, और ये फिर से एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो इस केस का नाम था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस केस में भी सेम जो था, जजेस ने सारी चीज़ें एग्जामिन की और यही बोला गया कि आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनीथिंग, आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनीथिंग, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि सज्जन सिंह जो केस में जो जजमेंट आई कि आर्टिकल 368 कुछ भी अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकता है, कुछ भी अमेंड कर सकता है, इस केस को चैलेंज कर दिया गया दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में। और ये केस जो नेक्स्ट आया, ये केस था गोलकनाथ केस, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसने पूरा सिस्टम जो था वो उलट कर दिया, चेंज कर दिया सारा सिस्टम, ठीक है। कौन से केस ने, गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, ठीक है। अभी तक मैं पिछले वाला थोड़ा बोल देता हूँ कि हुआ क्या। अभी तक ये हुआ कि हम पढ़ रहे हैं क्या, बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें आर्टिकल 368 जानना पड़ेगा। आर्टिकल 368 क्या कह रहा है, आर्टिकल 368 ये कह रहा है कि पार्लियामेंट को पावर है किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन ये भी है कि आर्टिकल 13 जो है वो ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते। हुआ ये अब कि नेहरू गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट लाई 1951 में, और उसने फंडामेंटल राइट्स में से एक जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी को टच किया, उसमें कुछ चेंजेस लाए, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को। और ये जो था अमेंडमेंट ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और ये शंकरी प्रसाद केस में ये चैलेंज हो गया और जजमेंट क्या आई कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो वैलिड है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि 1964 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, ठीक है।
तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने भी सेम चीज़ की कि राइट टू प्रॉपर्टी को फिर से कुछ चेंजेस उसमें लाने की कोशिश की, जो कि फिर से चैलेंज हो गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वही जजमेंट दी कि आर्टिकल 368 कुछ भी अमेंड कर सकता है, कुछ भी अमेंड करने की पावर रखता है। ये वाला केस में जो जजमेंट आई थी ये गोलकनाथ केस में फिर से चैलेंज हो गई। तो गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में अब ये पहुंच गए हैं। तो इसने क्या बोला, इसमें ये बोला, इसने ओवर रूल कर दिया जो पीछे वाली जजमेंट्स आई थी, ठीक है, दोनों ही जजमेंट्स को, शंकरी प्रसाद को भी और अपना सज्जन सिंह को भी, दोनों केसेस में की जो जजमेंट आई थी उसको ओवर रूल कर दिया। और ओवर रूल करके ये बोला, ठीक है, ओवर रूल करके ये इसने कहा दैट आर्टिकल 368 कैन नॉट अल्टर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसने उल्टा कह दिया, जो पहले जो दो केसेस ने कहा था, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 368 कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस केस में, गोलकनाथ केस में, ये बोल दिया जजेस ने कि आर्टिकल 368 चाहे कुछ भी कर सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 13 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब इस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो बड़ी पावरफुल लेडी थी, जो कि थी इंदिरा गांधी, ठीक है। जब गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी थी। तो गोलकनाथ केस में जो जजमेंट आई थी इसने इंदिरा गांधी को परेशान कर दिया, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो पावरफुल थी, और उसने कहा कि अब मैं, जुडिशरी ने तो अपना एक्शन ले लिया लेकिन मैं अब अपना एक्शन लूँगी। तो इंदिरा गांधी ने किया क्या, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो पास की, ठीक है। इसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की और आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया, और ये बोल दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 13, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 368 was made useless, article 368 was made useless in comparison to मैं उल्टा बोल गया, आर्टिकल 13 was made useless in comparison to आर्टिकल 368, ठीक है। तो 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1971 में अब आई, इसमें एक बड़ी ही पावरफुल जो थी वो गवर्नमेंट ने एक चीज़ की, जो थी कि गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड पावर दे दी पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड पावर दे दी पार्लियामेंट को, ठीक है, कि आर्टिकल 368 कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 368 को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया और पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर जो थी वो दे दी गई बाय इंदिरा गांधी, बाय ब्रिंगिंग 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसलिए ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1971 वाली, इसको ये भी बोला जाता है कि इट वाज एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी। क्योंकि देखिए, जब पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी, इसका मतलब जो बाकी जो ब्रांचेस है पार्लियामेंट जिसकी गवर्नमेंट की, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, सॉरी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसके पास पावर कम हो जाएगी, यानी कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर आ गई। इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर ही एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसको आप एग्जीक्यूटिव को भूल जाइए, आप देखिए कि जुडिशरी के पास पावर खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसा तो होना नहीं था, जुडिशरी ने भी अब अपना एक्शन लेना था, ठीक है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, ये एक अटैक थी डेमोक्रेसी के ऊपर, ये एक अटैक थी जुडिशरी के ऊपर भी, कि जुडिशरी की पावर छीन ली गई थी और पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई थी। तो नेचुरल है कि इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, थैंकफुली। तो
24th constitutional amendment was challenged in the Supreme Court in the famous इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट केस है केशव नंदा भारती केस, इसमें चैलेंज किया गया केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973 में। ठीक है, तो केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ? अब केशव नंदा भारती केस में ये हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली लिमिट टू आर्टिकल 368। ये बोला गया कि देखिए जी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 368 को लिमिट नहीं कर सकते, यानी कि आर्टिकल 368 जो है वो अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो फंडामेंटल राइट तो आप बोल रहे हो कि आर्टिकल 13 में जो लिखा गया है वो बेकार है, यूजलेस है। तो आर्टिकल 13 जो है वो लिमिट नहीं कर सकता आर्टिकल 368 को। तो फिर आर्टिकल 368 को क्या लिमिट कर सकता है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब आर्टिकल 368 है, उसको लिमिट कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ उसको लिमिट नहीं कर सकती। इसका मतलब पार्लियामेंट जब चाहे कुछ भी अमेंडमेंट ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अब पार्लियामेंट आज की डेट में चाहे तो इंडिया को सेकुलर कंट्री से हिंदुत्व कंट्री बना दे, पार्लियामेंट चाहे तो इंडिया का नाम चेंज करके कुछ और रख दे, पार्लियामेंट चाहे पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, पार्लियामेंट चाहे तो अगर प्राइम मिनिस्टर की टर्म 5 ईयर है तो उसको 10 ईयर्स कर दे, पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट जो पोस्ट है उसको ख़त्म कर दे, पार्लियामेंट चाहे तो सेकुलर को हटाकर डिक्टेटर वर्ड डाल दे। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो डेमोक्रेसी की जगह मोनार्की डाल दे, पार्लियामेंट चाहे तो स्पीकर की पोस्ट ख़त्म कर दे, पार्लियामेंट चाहे तो फेडरल सिस्टम की जगह यूनिटरी सिस्टम डाल दे या मोनार्की डाल दे, कुछ भी कर ले। ठीक है, ऐसा अगर पार्लियामेंट को करने का मौका मिल जाएगा तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नया लिखने की इजाज़त दे देगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दो, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए केशव नंदा भारती केस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अब केशव नंदा भारती केस के पास ये समस्या थी कि अब आर्टिकल 368 तो है, अब हम क्या करें कि आर्टिकल 368 को थोड़ा सा लिमिट किया जाए, नहीं तो पार्लियामेंट तो मींस के पूरा सिस्टम चेंज करके रख देगी कंट्री का। तो फिर एक न्यू सोच आई जजेस को, उसने कहा कि आप आर्टिकल 368 यूज़ करो, पार्लियामेंट इसको यूज़ करे, लेकिन ये ध्यान रखे पार्लियामेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ये क्वेश्चंस उठे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कहीं पे डिफाइन तो है नहीं, तो जजेस ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर हम जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन फ्यूचर ये कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करके, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स को एनालाइज करके हम ये बताएंगे, यानी कि ये जजेस के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट के कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो गए। ठीक है, तो और भी आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी सारे प्रोविजंस हैं जिनको देखकर ये देखा जाएगा कि बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये अंदाज़ा लगाया जाएगा। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम जजेस जो है वो अपने हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन केशव नंदा भारती केस ने दे दी। ठीक है, ये क्यों दे दी? क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, इसलिए केशव नंदा भारती केस में इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर लगाम लगाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी या डॉक्ट्राइन, आप कुछ भी कह लो, वो दे दी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर एक आइडिया है, एक डॉक्ट्राइन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन जजेस ने न्यू इन्वेंशन कर दी। ठीक है ना, कि न्यू इन्वेंशन कर दी क्योंकि सर्कमस्टांसिस ही ऐसे थे। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल ने अमेंडमेंट ने आपके सामने सर्कमस्टांसिस ही ऐसे खड़े कर दिए थे कि जजेस को ये इन्वेंशन करनी पड़ी। वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर की फिलॉसफी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया के सिवा। तो ये सिर्फ, तो सबसे पहले तो ये कि इंडियन इनोवेशन है, इंडियन जुडिशरी की एक इनोवेशन है। ठीक है, ये एक मेड इन इंडिया कंसेप्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो
इंदिरा साहनी का जब केस आया, इसके बाद केशव भारती केस के बाद इंदिरा साहनी का केस आया, तो इक्वालिटी जो प्रिंसिपल था, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का प्रिंसिपल कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का प्रोविजन भी दिया गया है, तो इसको फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इक्वालिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। पहली बार किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था, वो था इक्वालिटी। कौन से केस में बताया गया था? इंदिरा साहनी केस के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजा नारायण केस आया। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजा नारायण केस। तो इसके 1975 में इस केस में क्या हुआ? इस केस के अंदर जुडिशियल रिव्यू जो होता है, यानी कि जुडिशरी पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है, तो जुडिशियल रिव्यू को ये बोला गया कि ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसने इंदिरा नेहरू गांधी के केस में जुडिशियल रिव्यू को भी क्या माना? बेसिक स्ट्रक्चर माना जुडिशियल रिव्यू को भी। ठीक है, तो ये बेसिकली अब इंदिरा नेहरू वाले केस को अगर हम इसकी बात करें, तो इंदिरा नेहरू की अगर हम बात करें तो ये केस आया क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो ये है कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में गवर्नमेंट ने पास की। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो पास की गई। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया कि स्पीकर का इलेक्शन हो या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, उसमें जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। यानी कि स्पीकर के इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट के स्पीकर का इलेक्शन हुआ, उसमें कोई डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, वो सही हुआ गलत हुआ, वो जुडिशरी उसमें नहीं देखेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अपना मामला है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। तो जब ये गवर्नमेंट ने ऐसे ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे लाई, तो इसके बाद फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस वर्सेस राजा नारायण केस 1975 में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन को पार्लियामेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन अगर आता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं? तो नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो आई, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उसमें ये बोला गया कि एनी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट shall not be challenged in any court of law। अब देखिए 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया। 42nd अमेंडमेंट 1976 ने क्या किया, इसने ये बोल दिया, पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि एनी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट shall not be challenged in any court of law, कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट लाए उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज फ्यूचर में नहीं किया जाएगा, ऐसा बोल दिया गया 42nd अमेंडमेंट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब देते हुए क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट में केस आया मिनर्वा मिल्स केस, जो कि क्लासिक केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। 1980 में आई ये केस जो है वो आया सुप्रीम कोर्ट में, और मिनर्वा मिल्स केस में ये जज ने बोला गया, उसने बोला कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। ये इसलिए बोला जज साहब ने बिकॉज 42nd अमेंडमेंट में ये बोल दिया था पार्लियामेंट ने कि कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट लाएगी वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगी। तो फिर मिनर्वा मिल्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट जो है वो नहीं आएगा जुडिशियल रिव्यू में, या कोई अमेंडमेंट नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी
जुडिशियल रिव्यू के अंडर हर कुछ आएगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन भी आएगा, लेजिस्लेटिव एक्शन भी आएगा और जुडिशियल एक्शन भी आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि विच जजमेंट, अगर हम देखते हैं कि विच जजमेंट इवॉल्व्ड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो इसका आंसर क्या होगा, विच जजमेंट इवॉल्व्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सोच लीजिए, आप इसका आंसर दीजिए, विच केस गेव बर्थ टू बेसिक स्ट्रक्चर, किस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर के बर्थ को, बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को बर्थ दिया। इसका आंसर है केशव नंदा भारती केस, ठीक है, बर्थ देना। तो केशव नंदा भारती केस ने ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। विच जजमेंट इवॉल्व्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इवॉल्व्ड, ये बर्थ वाला नहीं है, ये इवॉल्व है, तो यह है मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हेन वाज जुडिशियल रिव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइड और यूटिलाइज्ड, तो इसका आंसर है इंदिरा नेहरू गांधी केस, ठीक है, ठीक है ना। इंदिरा नेहरू अभी हमने पीछे देख लिया कि सबसे पहले यहीं पर इसका जब राइट ये हमने देखा कि ये इसका एप्लीकेशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ तक देखने के बाद हमने आगे चलते हैं हम, तो ये अभी मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, बल्कि पूरा आ जाना चाहिए अब तक। इसको लेक्चर को 2-3 बार सुनोगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आएगा। साथ में आप बुक भी पढ़िए, साथ में लेक्चर भी सुनिए तो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बुक में पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, शॉर्ट में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मैं ये भी आपको बता दूं कि लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको आप पढ़ के जाओगे तो 30-40% ही क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स और मेंस में सॉल्व होंगे। उसके अलावा आपको हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, तो और साथ में और भी कुछ मैगजीन्स पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपकी पॉलिटी अच्छे से कवर होगी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, वो भी आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो खाली लक्ष्मीकांत पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी वालों को मालूम है कि लक्ष्मीकांत सभी के पास है, ठीक है ना। तो लक्ष्मीकांत से भी ऊपर के क्वेश्चंस वो डालेंगे आपको, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर का आज का लेक्चर। एक नज़र हम देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। ये वैसे बुक में भी है, मैं भी आपको एक बार बोल देता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा कोई डेफिनेशन तो इसकी है नहीं, लेकिन डिफरेंट जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट की हमें ये लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। क्या? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, जैसे इसमें रिपब्लिकन लिखा है तो रिपब्लिकन, अगर इसको रिपब्लिकन को हटा नहीं सकती ये पार्लियामेंट, वर्ड को हटा के कुछ और नहीं कर सकती, तो रिपब्लिकन ही रहेगा, ठीक है। सोवरियन है तो सोवरियन ही रहेगा, डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट है सेकुलर करेक्टर ऑफ द कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदू रिपब्लिक बना दोगे तो वो भी नहीं चलेगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का जो करेक्टर है वो सेकुलर है, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हमेशा रहेगी। इसके बाद है फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक फेडरल सेटअप दिया है। अगर पार्लियामेंट अगर कल को ये सोचे कि ये फेडरल करेक्टर तो गलत साबित हो रहा है, हम यूनिटरी करेक्टर बना देते हैं, तो वैसा गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में माना गया है, ठीक है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में माना गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में माना गया है। अब गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कल को कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, ठीक है ना, बिकॉज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना।
हार्मोनी एंड बैलेंस, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के अंदर। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस दिखानी चाहिए पार्लियामेंट को जब कुछ भी अमेंड करना है। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया। 136, 141 एंड 142। अब ये तीनों देख लेते हैं। 136 क्या है? तो 136 है स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, उसको स्पेशल लीव बोलते हैं। तो ये भी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर माना गया है। 141 आर्टिकल जो है इसके अंदर क्या है? सुप्रीम कोर्ट लॉ टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बनाती है, कोई जजमेंट देती है, तो वो सारी कोर्ट्स इंडिया में जितनी भी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और 142 आर्टिकल 142 क्या बोल रहा है? एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्रीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में माना गया है, ठीक है। तो हमने देख लिया बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कुछ माना गया है। हमने ये भी देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कैसे सामने आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा थी, ठीक है। पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। इसलिए केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आप बुक से भी देख लीजिए अच्छे से और इसको भी समझ लीजिए। मैं जल्दी आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है वो टेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर भी आज का कंप्लीट होगा, इसके ऊपर भी मैं आपको टेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। पहला टेस्ट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होगा, उसका नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। इसी वीक में मैं दोनों टेस्ट आपको देने वाला हूँ। थैंक्स।